स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत में कुछ बातें कहने के लिए होती हैं और वो बड़ी एथिकल एंगल में सेट होती हैं, करेक्ट एंगल उसका रहता है, लेकिन चलने के लिए होते हैं सियासी गणित, और इसके पीछे एक शब्द आता है मजबूरी। आज कुछ ऐसी घटनाएं, उसके पीछे क्या मजबूरी रही होगी पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जब आप मेरे साथ जुड़े हैं, हो सकता है इस दौरान भी या इसके बाद कुछ घोषणाएं हो जाएं, लेकिन उनके पीछे भी मजबूरियों की कहानियां छुपी है। बीजेपी ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन एक अन्य सीट ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं, जहां बृजभूषण शरण सिंह के बेटे पर दांव खेला गया है और उन्हें टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए सूत्र ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर लिए गए, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रायबरेली को लेकर संशय है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी ही वहां से चुनाव लड़ सकती है। इन सब के पीछे आपको एथिकल बातों से इतर सियासी गणित और मजबूरियां नजर आएंगी। मेरे साथ सहयोगी राहुल अवस्थी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। अमूमन बहुत सी सुर्खियों से आगे हो चुकी है कांग्रेस से शुरुआत करते करते। बीजेपी से शुरुआत करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना यूपी की सियासत में यह बताता है कि इलाकाई मजबूरियां कितनी बड़ी होती हैं और क्यों अलग अलग वक्त पर कुछ इस तरह की शख्सियतें पार्टियों की मजबूरियां बन जाती हैं। मजबूरी बिल्कुल सही शब्द है मेरे ख्याल से स्वप्निल, और मजबूरी दोनों ही तरफ से है। मजबूरी ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस मजबूरी के पीछे का कारण ये है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बृजभूषण के अलावा अगर वो किसी और को लड़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो अपने ही नुकसान के लिए चले जाएंगे। दूसरी तरफ मजबूरी ये है कि बृजभूषण खुद एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि वो इस बात को लेकर के ज़्यादा दबाव आला कमान पे नहीं बना सकते कि नहीं मैं लड़ना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के बीच का एक ऐसा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि कानून ये कहता है कि इंडिविजुअल्स अलग हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल्स भले ही एक दूसरे से रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के किए का अगर किया है तो, वही कल वाली आपकी अगर मगर वाली बात, अगर कुछ किया है तो उसके किसी रिलेटिव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो उनके बेटे को मैदान में उतार दिया है। घर की सीट है, आप ये मान के चलिए बृजभूषण के बेटे लड़े या बृजभूषण लड़े, बात एक ही है। बृजभूषण खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं एक तरीके से वहां से। लेकिन बृजभूषण एक अलग तरह की पर्सनालिटी है राहुल, बहुत अलग तरह की। आप देखिए जब आरोप लगा और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने रिएक्ट किया, अमूमन ऐसे आरोपों पर कोई बैकफुट पर होता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की पर्सनालिटी वैसे नहीं है। अब कहने का मतलब अगर वो लड़ना चाहते और अड़ जाते तो हो सकता है पार्टी की मजबूरी भी बन जाती, क्योंकि एक तो 400 पार वाला जो लक्ष्य है और उसके अलावा इलाकाई समीकरण जो मैं पहले ही कह चुका हूं, बाहुबली बहुत ज़रूरत है यूपी की लंबे वक्त से। बृजभूषण शरण सिंह उनके बेटे पर ओके हो गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो किस पे होते हैं? आप कह रहे हैं बृजभूषण सिंह इस कैरेक्टर के, इस तरीके से बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो एक पहलवान है बेसिकली, वो पहलवानों को डील करते हैं, तो उनका एक वो कहना चाहिए मस्कुलर इमेज है। लेकिन जिनसे नेगोशिएट करना है टिकट को लेके, वो उनसे ज़्यादा बड़े पहलवान हैं, उनसे ज़्यादा बड़े राजनीतिक। वहाँ खींचतान संभव ही नहीं है, वहाँ कोई इफ एंड बट की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ वो उस तरीके से लड़ ही नहीं सकते जब तक कि उनके पास क्लीन चिट नहीं हो। अभी उनकी उंगली दबी हुई है, जिस दिन वो उंगली निकल गई, आप देखना बृजभूषण उसी अंदाज में फिर से बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, या कबड्डी कबड्डी करते दिखाई देंगे, कुश्ती करते दिखाई देंगे। ये उनका तौर तरीका है। बेटे पे राजी होना, बेटे के अलावा और किस पे राजी हो सकते हैं? बेटे पे तो कम से कम विश्वास करना होगा। अब हर कोई कर्नाटका वाला सीन वाला बेटा नहीं होता। हालांकि नहीं होता। बिल्कुल। और नहीं नहीं, उसमें एक और चीज़ है कि राहुल गांधी जनसभा में बोलते बोलते बोल गए कि बीजेपी उनको बचा रही है, जबकि सारे भाई वहाँ तो उन्हीं की सरकार है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कहीं से भी उनका बचाव नहीं कर रही है। वो तो पहले ही उसे पीछे छुड़ा चुकी है और ललकार रही है, आप करो कार्रवाई, आपको किसने रोका, हम आपका साथ देंगे। यहाँ परसेप्शन बनाने की कोशिश है कांग्रेस की, ठीक वैसे ही जैसे जितने लोग भागे भारत से बाहर, उसमें उस सूची में एक नाम और ऐड होने की बात है कि साहब देखिए इस परिवार से संबंध रखता है, ये परिवार वो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहा है। और कई तो फोटोग्राफ्स ऐसी हैं जिसमें वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के गमछे में भी नज़र आ रहे हैं। आरोप उनका ये है कि इस वक्त जब वो भागे हैं तो उनके पास डिप्लोमेटिक वीज़ा है, और उस वजह से वो भागने में या फिर देश छोड़ने में कामयाब रहे हैं और उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। वो लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप इनका जो डिप्लोमेटिक वीज़ा है वो कैंसिल कीजिए। लेकिन इसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े से बड़े नेता, मैं कह रहा हूँ, अगर गृह मंत्री खुद
बचाव में आए। बचाव में क्या है, वो तो ऑफेंसिव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। बचाव तो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने कहा जिसने किया है वो भुगते। अभी बीजेपी के घर का मामला तो है नहीं, जिसके है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट था, पुलिस आपका सब्जेक्ट है, आपको उसको पकड़ना चाहिए था, आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर इतने सारे मामले सामने आ गए थे तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? बीजेपी इस पर ऑफेंसिव होकर के खेल रही है। अगर कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो वो खुद जेडीएस है। लेकिन जेडीएस के साथ भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से भी जो देवीगौड़ा के दूसरे बेटे जो सीएम रहे, उन्होंने कोई बचाव करने की कोशिश नहीं की, वो ऑफेंसिव ही नजर आए। उन्होंने भी इसे लेकर के कहा कि साहब अगर कुछ किया है तो जांच के बाद में कार्रवाई होगी तो होगी। भगाने के इतिहास को अगर आप खंगालना चाहें तो आप भोपाल गैस त्रासदी तक भी जा सकते हैं। एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, और वहाँ से उसके बाद तो मानो लड़ियाँ सी लगी हुई हैं। लेकिन कमिंग बैक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इसके पीछे भी मजबूरी शब्द, हम इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए शॉर्ट ही कमेंट रखते हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चर्चा की अब उस पर ज़रूरत बची है। किस वाले पे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अमेठी और रायबरेली। लगभग फाइनल है, लगभग फाइनल है। अब ये फाइनल हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। इस बात में अब कोई संशय नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर्म खरीद लिए गए हैं, और जिस नाम से खरीदे गए हैं अमेठी में, ये जानकारी आ रही है कि वो राहुल गांधी के नाम से खरीदे गए हैं। तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी वो दूसरी सीट होगी जिस पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या कहना, इसमें जितना डिटेल बातचीत हो सकती है हमको। पुराने एपिसोड्स आप ज़रूर देखिए, अगर नहीं देख पाए तो ज़रूर देखिए, मैं यही कहूँगा। चूँकि हम मजबूरी पर थे। अब देखिए आप किस तरह की मजबूरियाँ होती हैं। एक तरफ है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर जिस तरह के आरोप हैं उसको दोबारा कहने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ है राधिका खेड़ा कांग्रेस की ओर से, और वो जो एपिसोड छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आया, कहा जा रहा है कि वीडियो में नज़र आ रही जो लेडी हैं वो राधिका खेड़ा ही है। ये खेड़े पर इतना बखेड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस की ओर से ना कोई खंडन आया है, ना कोई क्लैरिटी आई है। राधिका खेड़ा पार्टी में रहेंगी नहीं रहेंगी, जिस तरह के तेवर उन्होंने दिखाए, लगता नहीं है कि वो बहुत लंबा रुकने वाली हैं। वो इस्तीफा बहुत जल्द दे देंगी। अगर वो सारी तस्वीरें सही हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ वहाँ पर हुआ। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं हो सकता। महिला को बेइज्जत किया, और इस तरीके से बेइज्जत किया, उसे देखने के बाद में उसका कोई डिफेंस पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ पर ये भी है कि राधिका खेड़ा किस बात का इंतजार कर रही हैं। राधिका खेड़ा ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द आपने देखे होंगे कि कौन सी ज़मीन, किसकी ज़मीन पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो सीधे सीधे मुझे न जाने क्यों गौरव वल्लभ की याद दिला रहा है कि उनको शायद ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है कि अगर कहीं से ग्रीन सिग्नल मिले तो मैं अपनी तरफ से कदम बताऊं कि मुझे क्या करना है। फिलहाल कांग्रेस ने उनको उस तरह से प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। मुझे इस चीज़ को लेकर के आश्चर्य है। सब लोगों को आ जाना चाहिए था कि जो कुछ हुआ। रूटीन रिएक्शंस आए हैं वहाँ के छत्तीसगढ़ के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि नहीं नहीं, अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी है वो परिवार के बीच की बात है। पर जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मुझे सचिन पायलट के रिएक्शन का इंतजार है। सचिन पायलट क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, अभी तक राजस्थान में सक्रिय थे। अब राजस्थान के चुनाव तो बीत गए, अब उनका जो प्राइम फोकस है वो छत्तीसगढ़ पे है। उनका भी नपतोला सा रिएक्शन आया है। अगर आपको पता हो कि अभी इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। मुझे उनके रिएक्शन का इंतजार है कि जब उनको पता चलता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज वो बड़ा कहना चाहिए नए दौर की कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति हैं, और वो इसको आया गया कर दें ऐसा मुझे लगता नहीं है। और वो रंधावा होना भी नहीं चाहेंगे और ना माखन होना चाहेंगे। बड़ा मजबूरियों की कड़ी को आगे ले जाते हैं, और छिटपुट बयानों के बाद, एक दो बार सुनाई देने के बाद, अब पाकिस्तान शब्द फिर चुनावी सीजन में गूंज रहा है, और इसको उठाने वाली एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी है। बल्कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर पाकिस्तान की एंट्री करवाई है। कहा कि यहाँ कांग्रेस दम तोड़ रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है आगे कि एक शहजादे को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाना चाहता है भारत। शहजादा कौन है, कोट अनकोट आपकी भाषा में सब जानते हैं, यानी इसमें पाकिस्तान के साथ साथ शहजादे की भी एंट्री हो गई है। जो आपने देखा था 2014 में कितना पॉपुलर वर्ड बना था, वो शहजादा वापस आ गया है। और अब राजनीति वही पुराने कहना चाहिए गर्मा गर्म डायलॉग्स पे चली गई है, उसी तरह के बयानों पर चली गई है, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कुछ पीएम कह रहे हैं, ये इस पूरे सिस्टम को मैंने आपको पहले बताया था एक दिन कि राष्ट्रवाद से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। आप धर्म को कितना भी राजनीति में लाने की कोशिश कीजिए, वो एक वक्त तक आपको ठीक ठाक आगे बढ़ा देगा, लेकिन उसके बाद जो काम आता है वो खासतौर पे बीजेपी की पॉलिटिक्स में वो राष्ट्रवाद काम आता है। धर्म बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो तो सॉल्व हो चुका है। अब जैसे ही आप पाकिस्तान लेकर के आएंगे
तो तो मुझे पता नहीं क्यों इमरान खान याद आते। वो कहते थे कि अभिनंदन को वापस दे दो, तो उनका एक स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, कहते थे मुझे लगता था ये पॉलिटिकल इशू है, ये अभिनंदन को वापस दे देंगे और उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में वहाँ पे मोदी जीत जाएंगे, वो पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए होगा, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो पाकिस्तान की एंट्री होते ही भारत का जो चुनाव है वो बिल्कुल पोलराइज्ड हो जाता है। 2019 में हमने देखा कैसा चुनाव निकला, एकदम लैंडस्लाइड। तो वही कोशिश है, वही पुरानी यादें, वही फोटोग्राफ्स वापस लोगों के मन में लाने की कोशिश है और ये जोड़ने की भी कोशिश है कि हम एक अट्टालिका की तरह खड़े हुए हैं पाकिस्तान के सामने और वो बिल्कुल वर्थलेस है हमारे लिए। बल्कि अमित शाह ने अनाउंस किया है कि अगर हम आ गए तो 2 साल और आतंकवाद और नक्सलवाद जड़ से साफ कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल सा लक्ष्य हो जाता है। आतंकवाद कोई सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक समस्या है। लेकिन भारत के हिस्से से भी अगर खत्म हो जाए तो ये एक बड़ा दावा ज़रूर, वो वादा ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब कहा कि पाकिस्तान शब्द की एंट्री से पहले कुछ जगहों पर टुकड़ों में सुनाई दिया था, बाड़मेर जैसलमेर में सुनाई दिया था, तब भी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा 1-2 बार और, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अब। यानी आने वाले दिनों में अभी आपको इसको और सुनना है और कांग्रेस के रिएक्शंस का भी इंतज़ार करना है। हालांकि क्या कांग्रेस के पास इस पर कोई डिफेंस होगा? कांग्रेस जितना ना बोले उतना अच्छा है। इस मुद्दे को जितना टाला जाए उतना अच्छा है। अगर उसके ऊपर कोई रिएक्शन आया और कुछ बोला गया, बीजेपी चाहती है कि इसके ऊपर रिएक्शन आए और ये मुद्दा बन जाए, फिर वो एक्शन रिएक्शन का ऐसी विशेष साइकिल कांग्रेस के लिए बनेगी जिसमें वो उलझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस मुद्दे पर आने वाला है। कोई जरूरी भी नहीं। कोई फौरी प्रतिक्रिया देकर के निकल जाए तो निकल जाए, अगर वो फंसी गए हो, क्या बोलना ही पड़ेगा अगर पत्रकारों ने घेर लिया। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ कांग्रेस को बहुत सीरियस इशू बनाने वाली है, क्योंकि जैसे इशू बनाएंगे वो बीजेपी को पता है ये उनकी कोर्ट की गेंद है, वो जहाँ चाहे वहाँ खेलेंगे इसे। नहीं, लेकिन वो जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को एक लकड़हारा नहीं काट देता और वो नीचे गिर जाता है वाला हिसाब किताब कांग्रेस के साथ कई बार हुआ है। अगर कांग्रेस का वो थिंक टैंक जिसने आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया, वही थिंक टैंक सोच रहा है और इसी तरह से सोचेगा, तो हो सकता है कि कांग्रेस ब्लंडर न करे। नहीं तो एन मौके पर आकर तीसरा चरण का चुनाव मतदान होने वाला है, उससे पहले एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इस पर खुलकर सामने खेलने के बारे में अगर कांग्रेस सोच ले तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक बार फिर मजबूरी पर लौटूंगा और एंट्री शब्द का दोबारा इस्तेमाल करूंगा। मजबूरी है कि मजबूरी पर लौटना पड़ रहा है। और मजबूरी, पाकिस्तान शब्द की एंट्री के बाद उमा भारती जो स्टार प्रचारक नहीं है, किसी एमपी में भी उनको स्टार प्रचारक का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में उतरी हैं। अब हम बीजेपी के उन फायर ब्रांड नेताओं की अधिकता शायद देखने वाले हैं कमिंग डेज में, जो इस तरह के इश्यूज पर खुलकर खेलते हैं। और खुलकर क्या खेलते हैं, वो कुछ नहीं होते, आंखें बंद करके भी शॉट मारा तो छक्का जा रहा है, क्लूजनर बन गए। यहाँ भी एक मजबूरी है और वो मजबूरी उमा भारती की है कि अब उनको वापस मुख्य धारा की राजनीति में लौटना है और लौटने के लिए यही वो मौका है। बीजेपी की भी कह सकते हैं मजबूरी है कि उनको ऐसे फायर ब्रांड नेता अब सुहाएंगे। अब उनको वो दिखाई देगा कि साहब अगर ये अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें बोले तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और हाथों हाथ लोग उनको लेते हैं। तो दोनों की मजबूरियां हैं एक दूसरे को लेकर के, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका उस इलाके में प्रचार करना बीजेपी के लिए ज़रूरी भी था। ज्योतिरादित्य को मैंने विधानसभा चुनाव में देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर एमपी में कहीं दिखाई दी पिछले विधानसभा चुनाव, माफ़ कीजिएगा, एमपी में, तो वही इलाका था चंबल का, जहाँ से खुद वो आते हैं। और वो भी तब हुआ जब वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के अंदर आए, तमाम लाव लश्कर के साथ में। ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ अद्भुत प्रदर्शन होगा, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक ठीक ठाक सा प्रदर्शन था, कोई आर पार प्रदर्शन नहीं था। वहाँ पे लोकसभा को निकाल करके लेकर के आना और सारी सीटों के ऊपर निकाल करके लेकर के आना, बीजेपी अब जैसे राजस्थान में फर्स्ट फेज छोड़ा था ना, वो छोड़ने के मूड में नहीं है। वो चाहती है अब जितने एड़ी से चोटी का जोर लग सके और जितने उनके तरकश में तीर हैं वो सारे निकाल दिए जाएं, वो एक भी छोड़ना नहीं चाहती। उमा भारती उनमें से एक है, उनका प्रभाव है उस इलाके में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग उनको प्रेम भी करते हैं। बिल्कुल। और इसी मजबूरी की कड़ी में एक बेहद दिलचस्प खबर राजसमंद से आती है। कांग्रेस एक एलईडी स्क्रीन लगाकर, टेंट लगवाया है बाकायदा, और एक एलईडी स्क्रीन लगाई है, ड्यूटी बांट दी गई है हर कार्यकर्ता को, इतनी देर तक बैठना है, 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। और निगरानी रखी जा रही है दरअसल ईवीएम की, मतलब कांग्रेस ने वहाँ पर पहरा लगाया हुआ है।
और इंटरेस्टिंगली उनका ये कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन जब वहीं के एक कांग्रेसी लीडर से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा सिर्फ राजसमंद ही क्यों? बोले क्योंकि राजसमंद वाले जागरूक हैं। मैंने कहा बाकियों का क्या? मुझे पता नहीं क्यों जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है वो मैं भी चौकीदार है ना। चौकीदारी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और केवल एक राजसमंद सीट के ऊपर ऐसे बैठ करके क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा, जबकि वो राजसमंद सीट ऐसी सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में अगर अपने आप को सबसे ज़्यादा कहीं से कंफर्टेबल महसूस कर रही होगी तो वो राजसमंद सीट है, जहाँ से वो अपने आप को बिल्कुल आराम से निकलता हुआ पा रहे हैं। हाँ, ये एक कहना चाहिए वहाँ के लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है। मुझे नहीं लगता केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसी कोई सुझाव होगा, कोई सलाह होगी कि आप वहाँ बैठिए। उनका तो ये कहना है कि दामोदर साहब के कहने पर हम लोग, हाँ, दामोदर साहब ने ये जो प्रत्याशी उन्होंने उनको कहा कि ऐसा कर लो तो कुछ माहौल बने, क्योंकि आप ये चीज़ जानिए कि जो चुनाव जीत रहा व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा ना तो कमेंट करता हुआ दिखाई देगा, वो शांति से जाकर के अपने लोगों से मिलता हुआ दिखाई देता है, अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर देता है, या फिर अगर उसको पार्टी कोई टास्क दे तो वहाँ वो लीन हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा बोले चुनाव के बाद तो उसको कहीं ना कहीं कोई खींच होती है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन हाँ, उनकी अगर कोई उनके मन में अगर कोई संशय है तो अच्छा है चौकीदार बैठाया जाए और वो मैंने इसीलिए टेक्स्ट भी दिया था, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। लेकिन दो पहलू है। एक पहलू तो ये कि आप या तो इतना कॉन्फिडेंट है कि हम ही जीतने वाले हैं और इसीलिए कहीं कोई कमी ना छूट जाए, कहीं कोई गेम ना हो जाए, उसलिए सावधानी बरत रहे हैं, या आपने भाप लिया है कि आप हारने वाले हैं और आप एक बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। इन्हीं दो के अलावा और कोई सिनेरियो इस पे बनता नहीं। पर हमारी भी एक मजबूरी है, हम बहुत सारी बातें खुल के अभी कह नहीं सकते। और ये मजबूरी है, वरना इस मुद्दे को तो हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देते, अभी खोल खाल के रख देते। यही मजबूरी है कि हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले जब चुनाव हुए बहुत ज़्यादा जो वाचाल दिखा है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं देता दिखा है और चुनाव के बाद में बहुत ज़्यादा अपना दुखड़ा जाहिर करता हुआ दिखा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के एक्सेप्टेंस के तौर पर देखा जाता है कि सम वे और दी अदर उसको इस बात का डर है कि वो चुनाव हार रहा है। बिल्कुल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, देखिए, वार पलटवार कई तरह के आपने देखे होंगे। फिजिकल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिजिकल वार पलटवार भी हो जाते हैं। हमने कई बार चुनावों के दौरान देखा है। जुबानी वार पलटवार तो बहुत आम सी बात हो चली है, लेकिन एक अजीब तरह का वार पलटवार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूपी में बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। राहुल, बहुत मज़ा आएगा। बीजेपी के कैंडिडेट सभा में बोलते बोलते बोल गए कि सपा वाला जीत रहा है। ठीक है, सपा वालों ने लपक लिया। सपा वालों ने कहा कि देखो आ गई सच्चाई, वो देख भाप चुके हैं ज़मीन, यही सच है। बीजेपी ने कहा ज़बान फिसल गई। उसके बाद आते हैं शिवपाल यादव। कुछ घंटे बीते होंगे, शिवपाल यादव के मुंह से निकल जाता है कि बीजेपी जीत रही है। अब सपा कह रही है ज़ुबान फिसल गई, बीजेपी कह रही है, उनके तो प्रत्याशी ने कह दिया, देखो दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। ये ऐसा वार पलटवार मैंने पहली बार देखा। एक ही, अरे भाई क्या बिजली एक ही जगह दो बार गिरती है? हाँ साहब गिरती है, यूपी में आओ। इत्तेफाक कितना कमाल का होता है, इसी को इत्तेफाक कहते हैं। शिवपाल यादव की भी उसी दिन ज़बान फिसलनी थी, 2-3 दिन रुक जाते तो इसका थोड़ा माहौल सपा बना पाती। मुझे याद आता है इसमें मुलायम सिंह यादव का एक स्टेटमेंट जो सदन के अंदर उन्होंने दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, और उसके बाद में मुलायम सिंह से उन्होंने मुलाकात की, और लोकसभा के अंदर ही मुलायम सिंह अग्रिम पंक्ति में विपक्ष में बैठे हुए थे। उनका कहना ये था कि हम तो चाहते हैं आप कई बार और प्रधानमंत्री बने, ऑन रिकॉर्ड उनका ये कहना था। अब उन्होंने तो अपने पूरे होशोवास में कहा था, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मेरी ज़बान फिसल गई। ज़बान फिसलने का सिलसिला चलता रहेगा। आज तो आपको याद होगा कि बिहार में कैसी ज़बान फिसली है तेजस्वी की। तेजस्वी कुछ बोलते बोलते कुछ निकल गया, यहाँ तक कि तरबूजा भी हो गया, पर वो शब्द नहीं बोल पाए बड़ी देर तक जो वो बोलना चाह रहे थे। और एक बार राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो चुका, और कई बड़े लीडर्स के साथ में जुबान फिसले ठीक है, लेकिन वो लीडर्स नहीं फिसलने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है, इत्तेफाक ऐसा हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने इसीलिए कहा कि इस तरह का वार पलटवार मैंने नहीं देखा। एक छोटी सी जानकारी मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपके पास डिस्कशन के लिए आ रहा हूँ। मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है ना, अब जाकर फाइनल आंकड़ा जारी हुआ है 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने पहले और दूसरे चरण का आंकड़ा जारी किया है, और ये एक पूरा प्रेस रिलीज है। अगर आप मैं कहूँगा एक बार दिखाएं। फेज 1 में टोटल 66.14 देश का,
और फेज 2 में 66.71% है, ये देश का है। नीचे जाने पर उन्होंने और भी बाइफिकेशंस दिए हैं कि कितना प्रतिशत मेल्स का रहा, फीमेल्स का रहा, टोटल परसेंटेज कितना रहा वोटिंग का, लेकिन कुल कितने मतदाताओं ने वोट डाला और कुल कितने मतदाता थे, वो कॉलम पहली बार मैं इस तरह की प्रेस रिलीज में नहीं देख रहा हूँ थ्रू आउट। और लास्ट तक आते आते उन्होंने फेज 1 फेज 2 हर स्टेट हर सीट का दिया है, और लास्ट तक आते आते फिर वो 2019 के आंकड़ों को भी उन्होंने इसमें दिया है कि अगर कोई कंपेयर करना चाहे तो कर ले। राहुल, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 2003 का इलेक्शन कवर किया था, 2003 में, और उसके बाद से कई इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं, आपने कवर किए हैं। 2003 का इलेक्शन कवर किया था 2003 में। मेयर का चुनाव था, बहुत छोटा सा चुनाव था। अच्छा, चलिए जुबान फिसल गई। तो उससे लेकर अब तक नहीं, आप काफी सावधान हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि 2003 से अब तक कई इलेक्शंस मैंने भी कवर किए हैं, आपने भी कवर किए हैं। मतदान के दिन अमूमन हमने देखा है कि रात होते होते तक या अगले दिन हद से हद शाम तक मतदान प्रतिशत के आंकड़े आ जाते हैं। अब फर्स्ट फेज होता है 19 तारीख को, 30 तारीख को फाइनल आंकड़ा, और वो आंकड़ा राजस्थान में तो आंशिक तौर पर बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन कई स्टेट्स में अप्रत्याशित तौर पर भी बढ़ा हुआ दिखता है। जबकि आपको याद होगा बीच में एक ब्रेकिंग आई थी कि आपके होम वोटिंग को इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ मतदान प्रतिशत का आंकड़ा कितना रहा है। तो फाइनल आंकड़ा अब, और इसे कांग्रेस ने लपका है। क्या गेम हुआ है, आखिर क्यों मतदाताओं की संख्या नहीं बता रहे? वाजिब सवाल है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या होगी तभी तो परसेंटेज निकला, नहीं तो परसेंटेज कैसे निकलता? मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को या तो सामने आकर इस पर जवाब देना चाहिए, और नहीं तो एक प्रेस नोट जारी कर ये बताना चाहिए कि ये कंडीशन क्यों हुई कि 24 घंटे तक आंकड़े आते हैं, 11 दिन पहले फेज के आंकड़े में क्यों लगे। मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ जो क्या हो सकते हैं। आपको याद होगा भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और सबसे शक्तिशाली और पुरानी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो है यूएस। पिछले यूएस इलेक्शंस को आप याद कीजिए, और कैपिटल हिल्स में क्या होता है वो आप देखिए। जब ट्रंप चुनाव हारते हैं और बाइडेन चुनाव जीतते हैं, उस वक्त भी एक सवाल उठा, और ये यूएस के लिए बहुत गंभीर सवाल था कि जो बैलेट पेपर्स से जो वोट्स आए थे जिनकी काउंटिंग बाद में हुई, उसने पूरे चुनाव को बदल कर रख दिया। जो रिपब्लिकन्स थे वो कह रहे थे कि डेमोक्रेट्स की तरफ से जो चुनाव के अंदर अधिकारी हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी धांधली की गई, और उसके बाद में कैपिटल हिल्स में जो कुछ हिंसा और हमने चीज़ें देखी, वो एक सुलझे हुए देश के अंदर होना अप्रत्याशित था। भारत के अंदर ये सवाल उठने लाजमी है। इतना वक्त कैसे लग गया? ईवीएम तो बटन दबाओ, टेक्नोलॉजी मतलब घोड़े की रेस है, उसमें कोई कछुआ चाल में घोड़ा दौड़ रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल गैर वाजिब सवाल नहीं है। इतना वक्त क्यों लगा? अच्छा, इसको एक्सप्लेन करना अब ये बीजेपी का काम तो नहीं है। वो तो हाथ झाड़ लेंगे, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, वो जाने और उनका काम जाने। इलेक्शन कमीशन को इस बात को एक्सप्लेन कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कांग्रेस के लिए एक्सप्लेन नहीं करना है, ये बीजेपी के लिए एक्सप्लेन नहीं करना है, संस्था को अपनी सैंक्टिटी के लिए एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस देश के इतने बड़े चुनाव का, लोकतंत्र का पूरा भार उनके कंधों के ऊपर है, और वो भी एक ऐसे समय में जब उनके ऊपर अगर कोई छोटी सी भी उंगली उठती है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस तरीके से उनको गार्ड करता है। ये देखिए, उन्होंने अपनी लकीर खींची हुई है। वो खुद कह देते हैं कई बार, हम इस चीज़ में दखलंदाजी नहीं कर सकते, ये जो रिस्ट्रिक्शन जो भी है ये उनकी है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। आप अपने प्रेस नोट में लिख रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई बम्पर वोटिंग किस तरह से हुई। 2009 में 66.34 थी, और अभी जो आपका आंकड़ा फर्स्ट फेज का कह रहा है वो 66.14 है, और सेकंड फेज का 66.71। 2019 में 69.96 था, और सेकंड फेज का था 70.1%। कहने का मतलब ये उससे कम है, वो बम्पर था। दूसरा, अब आप आंकड़े अगर देखोगे, मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट फेज में 5 बजे तक 59.7 था, रात तक हमें पता चला 60.03, 63.7, 20 अप्रैल को 64 की भी बात रही। इसी तरह सेकंड, मैं देश की बात कर रहा हूँ, सेकंड फेज में 60.70 था 5 बजे के आसपास, 63। अब 63 से आप जो आंकड़ा बता रहे हो वो पहुंच रहा है 66.71। तो आप ये देखिए कि जो फाइनल आंकड़ा आपने जारी किया उससे 66.71 में भारी उछाल है, जबकि होम वोटिंग से इतना परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि जुड़ता है, बहुत आंशिक तौर पर जुड़ता है। उसका प्राइम एग्जांपल है राजस्थान, 64.6 जिसमें पोस्टल कैलकुलेटेड था, ये उन्होंने जारी किया, और वो अब 65.03 हो चुका है। तो
तो ये आया कहाँ से? एग्जैक्टली। ये आया कहाँ से? अब ऐसा तो नहीं है कि जबकि अभी तो अजमेर जुड़ना बाकी है। हाँ, इसमें अजमेर आप खैर बहुत मामूली है, पर वो आएगा और पहले वाला भी जो होगा उसको भी फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। परंतु ये आया कहाँ से? ये बिना वोटर के तो कोई कर नहीं सकता। और एक चीज़ और मैंने नोट की थी, अब ये कितनी सही या फिर ये मुझे अजीब लगी, आपने 5 बजे तक जब आंकड़े देखे तो 5 बजे के बाद में सारे आंकड़े खटाखट सामने आ रहे थे। जैसे 7 बजे के आंकड़े का हम इंतजार कर रहे थे, वो 7 बजे का आंकड़ा आते आते बड़ी देर हुई और वो भी धीमे धीमे आंशिक अपडेट होता हुआ दिख रहा था, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद में मैंने थोड़ा हर बार 24 घंटों के भीतर टोटल क्लैरिटी देखी है, हर बूथ के 7 आंकड़ों पे देखा है। और ये तो तब क्लियर आ जाता जब बैलेट से होते थे, तभी कि लगभग इतनी वोटिंग हुई है, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि आप बैलेट पेपर तो गिनने नहीं है, आपको ये गिनना है कितनों ने वोट किया। वो उस लिस्ट के लिए तो आपको ईवीएम का और किसी बैलेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो तो नंबर सामने है, उसको तो सीधा जोड़ लगाना है और जोड़ लगाने के बाद में बता देना हर बूथ से इतने हुए, ऐड कर लीजिए, सिंपल एडिशन है। और उस एडिशन के बाद में आपको पता चल जाएगा साहब किसने कितने वोट किए। वो आंकड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गया कि साहब 19 से 30 तारीख हो गई तब जाकर के आप पहले फेज का आंकड़ा दे पा रहे। 26 वाला तो फिर भी हम तर्कों पे समझ सकते हैं, चल ठीक है 3-4 दिन हुए, लेकिन 19 वाला तो 19 को 30 तारीख तक रुकने की क्या जरूरत थी और क्यों इतना लेट हुआ? ये सवाल भी वाजिब है कि हाँ, आपको टोटल वोट कितने पड़े और टोटल वोटर्स कितने थे, ये आंकड़ा भी साथ ही साथ, जब आपने इतनी मशक्कत की और हर बार इस तरह के प्रेस नोट में वो होता है तो उसको भी मेंशन किया जा सकता था। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एक बार आकर इस पर या तो एक प्रेस नोट जारी कर अपनी बात रख दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उस पर बात करें, क्योंकि ये एक संस्था की सैंक्टिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकतंत्र का पर्व आप ही ने कहा और इस पर देश को गर्व है, ये गर्व बना रहे। इसकी जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की ही बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के बहुत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आप देखिए कितना शानदार आज का कमेंट था कि ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, वहाँ जाके बोलिए हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।